तेरे पास टाइम है तो आगे की तैयारी कर, जॉब के साथ मुश्किल है तैयारी कर पाना। जिन लोगों का हो गया था उन लोगों ने वो लोग बता रहे थे कि हमने टीएनसी से टेस्ट सीरीज ली थी, तो फिर मैंने टीएनसी के बारे में सर्च किया, यूट्यूब पे जाके देखा, आप लोग वीडियोस वगैरह देखी, प्लान्स के बारे में सर्च किया, फिर मैंने कॉल भी किया था आप लोगों के पास। अगर आज मेरी इतनी रैंक आई है तो इसी वजह से आई है कि मैंने गैप नहीं आने दिया। मैं ये सोच के बैठी नहीं, सब छोड़ा नहीं मैंने कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो मैं एक दो दिन दुख मना लेती हूँ या सैड हो जाती हूँ थोड़ी। जिनका भी इस बार नहीं हुआ है मैं यही कहना चाहूँगी कि नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा फलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस इंटरव्यू के सेशंस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिन्होंने लिए नॉर्थ सेट 6.0 में ऑल इंडिया रैंक 18, बहुत ही बड़ा एक शानदार आंकड़ा हासिल किया है। आज इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इनके संघर्ष की कहानी पूछने वाले हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नैन्सी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट नॉर्थ सेट 6.0 में? अच्छा लग रहा है सर, काफी अच्छा लग रहा है। अब अगले की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही बड़ा बात है कि अब ऐसा अच्छा जब भी सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले बुक समेट के रखता है कि अगले की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। क्या आपने भी ऐसे ही किया है? Yes, सर बिल्कुल। जितने भी स्टिकी नोट्स लगा रखे थे, जितने भी चार्ट थे, सब अंदर अलमारी में रख दिए हैं। सारी पीआर यादव टारगेट है सब। सारे बंद भैया, आज तो पीछा छूटा। ये हर बच्चे के साथ होता है और बिल्कुल जब संघर्ष के दिन वो याद आते हैं तो उसके बाद एक फेज ऐसा आता है कि हाँ, अब लाइफ सेटल हो गई है और बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और आज हजारों बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपके इस इंटरव्यू से वो जानने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स कैसे बना जाता है, किस प्रकार से एक अच्छी रैंक ली जाती है, उसके बारे में सारी बातें करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर माय नेम इज नैन्सी वर्ट्स एंड आई बिलोंग टू दिल्ली। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएलडीएवी मॉडल स्कूल से की है और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है। और ओके, पासिंग मैं 23 पासिंग की ईयर कौन पास सा आउट। है? सर 2023। 2023 में पास आउट में और 2024 में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया है। बीच की जर्नी जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, या पास आउट होने से पहले ही माइंड में मेकअप कर लिया था कि हाँ, मुझे कुछ बड़ा करना है? सर पढ़ाई के टाइम पे ही सोच लिया था कि नॉर्थ सेट ही करना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। प्राइवेट तो कभी ऐसे था ही नहीं कि प्राइवेट की तरफ जाना है, गवर्नमेंट जॉब का ही मेरा मन था और हो गया है फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 के पास आउट और इस बार 2024 के इसी बीच बहुत सारे एग्जाम आए होंगे, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आई होगी। तो नॉर्थ स्टेट का एग्जाम पीछे वाला भी आपने दिया था? यस सर, दिया था। उसमें सर मेरी रैंक ज्यादा आई थी और मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था, पर मुझे दिल्ली नहीं मिल पाया। मुझे मिला था बट अदर स्टेट का मिला था। तो मेरे जो भैया हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अभी रुक जा, तेरे पास टाइम है तो आगे की तैयारी कर, जॉब के साथ मुश्किल है तैयारी कर पाना। तो इसलिए मैंने फिर उनकी बात मान के और छोड़ दिया था पिछली बार का। बिल्कुल। मैं आज की डेट में सबसे पहले तो मैं उनको भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहना को ये बोला कि बहना, पैसे वैसे की चिंता ना कर, पैसे मैं भिजवा दूंगा, बस तुम तैयारी करो और रहना दिल्ली के अंदर ही है। तो ये बिल्कुल भैया को आज दिल से सैल्यूट मेरी तरफ से, बहुत ही अच्छी बात। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जब तैयारी शुरुआत आपने स्टार्टिंग जो आपने जस्ट पास आउट किया और उससे पहले आपने सोच लिया था कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है और एम्स दिल्ली में ही बनना है, घर से बाहर नहीं जाना है, और बिल्कुल एक प्लानिंग कर ली थी। तो स्ट्रेट ही बताया कि किस प्रकार से आपने तैयारी शुरू की थी। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा आपने इस बार हासिल किया, तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रिपरेशन की जाए। सर जैसे मेरा, मैंने पिछली बार भी दिया था 5.0, तो मेरा वो उसमें काफी ज्यादा पीछे रैंक थी। तो मैंने सबसे पहले तो ये एनालाइज किया कि मेरी क्या क्या मिस्टेक रही, कहाँ कहाँ पे कमी रही।
फिर उसके बाद जिन लोगों का हो गया था उन लोगों ने वो लोग बता रहे थे कि हमने टीएनसी से टेस्ट सीरीज ली थी, तो फिर मैंने टीएनसी के बारे में सर्च किया, यूट्यूब पे जाके देखा, आप लोगों वीडियोस वगैरह देखी, प्लान्स के बारे में सर्च किया, फिर मैंने कॉल भी किया था आप लोगों के पास। तो फिर उसके बाद मैंने प्लान लिया सोच समझ के। ओके, कौन सा प्लान ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज या टीएनसी टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो एमसीक्यू? हाँ सर, वीडियो एमसीक्यू वाला प्लान ज्वाइन किया था सर। ओके गुड। अब मैं थोड़ी चीजें ऐसी डिफिकल्ट चीजें पूछना चाहता हूँ कि जो हर बच्चे के मन में बार बार चलती रहती है और बच्चा इस बारे में बार बार सोचता रहता है। सबसे बड़ी बात, जब आपने प्लानिंग शुरू की थी, तैयारी शुरू की थी, तो स्टार्टिंग कैसे हुई कि हाँ अब मैं ये पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ये पढ़ लेती हूँ, और एक फेलियर के बाद आपने किस प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई किया? सर मैं ये मानती हूँ कि अगर आज मेरी इतनी रैंक आई है तो इसी वजह से आई है कि मैंने गैप नहीं आने दिया। मैं ये सोच के बैठी नहीं, सब छोड़ा नहीं मैंने कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो मैं एक दो दिन दुख मना लेती हूँ या सैड हो जाती हूँ थोड़ी। मैंने खुद को सैड होने का भी इतना नहीं सोचा कि ये दिन दोबारा नहीं देखना है, मैंने बस यही सोच लिया था। मैंने खुद को यही बोला था कि आज जो दिन देखा है ये अगली बार नहीं देखना है, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो उसी दिन जैसे ही मैंने देखा कि नहीं हुआ है दिल्ली में, दूसरे कमरे में जाके मैंने पीआर यादव उठा ली थी और उसी दिन मैंने ओबीजी के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात तो बताई। और गैप मैं नहीं सारे आने दिया। जितने व्यूअर्स हैं उनको सबको बताना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप वाली थ्योरी आपने अपनाई थी कि हार मानना मेरे लिखा ही नहीं है, मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं है। फिर से आपने तैयारी शुरू कर दी और इस बार एक बहुत ही बड़ी रैंक आपने हासिल की है, और एक बहुत ही शानदार एग्जाम से पहले की बात करना चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले और अब की बार तो आ, बिल्कुल हटके ही होता है। एम्स हर बार कुछ हटके करता है और हर बार कुछ न कुछ चीजें बदलता रहता है, हर बार नए चीजें लेके आता है। पिछली बार सिनेरियो लेके आया, उसके बाद कुछ और लेके आया, उसके बाद पैटर्न को चेंज किया। इस बार पैटर्न भी चेंज था। सबसे पहला पिछली बार कुछ और था, इस बार 18 मिनट में 20 एमसीक्यू। डरने लगा कि हाँ यार, एम्स ये बार बार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? सर थोड़ा सा तो लगा था। जैसे ही प्री का भी पेपर जैसे ओपन हुआ तो एकदम से लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग पैटर्न आ गया है। पर फिर भी मैंने ये सोचा कि अगर मेरे लिए अलग है तो सबके लिए ही अलग है। और जैसे मैंने पहले भी पेपर दिए तो मैंने ये नोटिस किया है कि जितना हम कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेपर में। अगर हमारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है बस, शांति से सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और जवाब देना है। उस टाइम पे जैसा हमें फील हो रहा है वैसा सबको फील हो रहा है, हमें बस अपना काम बनाए रखना है। ओके, और बहुत ही मैंने अपना जबरदस्त बात, काम बनाए रखा और सारे क्वेश्चन अच्छे से किए। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि डरना नहीं है, और लगातार जब मेहनत कंटिन्यूसली करते हैं तो 100% डर तो बिल्कुल गायब हो जाता है। टीएनसी के साथ इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है तो डर तो वैसे ही पहले से ही गायब हो जाता है। अब मैं हम्म। थोड़ा सा टीएनसी के बारे में पूछना चाहता हूँ, टीएनसी से आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर जब मेरा नहीं हुआ था उसके बाद मुझे पता चला था, जिन लोगों का हो गया था उनसे, कि हमने टीएनसी के साथ तैयारी करी थी, टीएनसी ज्वाइन कर लो। फिर मैंने टीएनसी के बारे में थोड़ा रिसर्च की कि क्या क्या प्लान्स हैं, कैसा पढ़ाते हैं सब। उसके बाद मैंने टीएनसी ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरा केजीएमयू में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा एमएनएस में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने जो भी पेपर दिए मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, जबकि 5.0 के एक महीने के अंदर अंदर ही मेरा केजीएमयू का पेपर था, पर उसमें भी मेरी अच्छी रैंक आई थी सर। 112 रैंक आई थी सर। बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव नजर, टीएनसी में पैर रखते ही बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार, मेरे लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए गर्व की बात है। अब मैं चीजें ये पूछना चाहता हूँ कि रोजाना जब एग्जाम देते थे, तो पहली बार जब एग्जाम दिया था टीएनसी के हम्म। अंदर, कितनी अच्छी रैंक या बुरी रैंक? सर पीछे थी काफी, 5,000 के अराउंड थी सर। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारा पिछली बार मेंस हुआ था उसमें 20,000 ही बच्चे बैठे थे, और मैं अपने आप को ऐसे इवेलुएट करती थी कि कितनी रैंक आई है, इसमें दिल्ली मिल जाएगा नहीं मिलेगा, अगले में तैयारी करो, नहीं मिला इस बार, दिल्ली नहीं मिला। तो मैं ये सोच रही थी 20,000 में से मैं कितनी रैंक आ रही है और मेरे को दिल्ली मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ओके, रोज रैंक एनालिसिस के साथ साथ एम्स का भी एनालिसिस चल रहा था कि इस रैंक में दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस रैंक में दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये लगातार आप कंटिन्यूसली हमेशा कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि पेपर जो टीएनसी के पेपर आप देते थे,
गुस्सा नहीं आता था टीएनसी वालों पे कि यार ये पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना के ले आते हैं? नहीं सर, गुस्सा नहीं आता था, जबकि मेरे को ये लगता था कि ठीक है और नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, चाहे एक पेज भरे चाहे दो पेज भरे, जितनी भी मिस्टेक होती थी मैं सारी लिखती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि अगर आज ज्यादा मिस्टेक्स हो गई तो मैं एक ही पेज में लिख लूं, ये तो मेरे को याद हो जाएगा, ये तो सिली मिस्टेक है। अगर सिली मिस्टेक भी थी तो वो भी मैं लिखती थी अपने रजिस्टर में, जो मैंने ओके। मिस्टेक बुक बना रखी थी उसके अंदर सब कुछ लिखती थी। ओके, आपने एक मिस्टेक बुक बनाया था, उसमें आप हमेशा नोटिफाई करती थी कि हाँ ये सारी चीजें हैं और ये चीज मुझे गलत हुई है। वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस टीएनसी हमेशा नए नए लेके आती है, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ती है, एग्जामिनर क्या बना सकता है, एम्स क्वेश्चंस क्या क्रिएट कर सकता है, वो क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं, तो बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है। और क्या चीज आपको टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट लगी? सर, प्रोसीजर बेस्ड एमसीक्यूज, और जो इमेज बेस्ड अलग से पेपर होता था इमेज बेस्ड का, जिसके अंदर इमेज और वीडियोस होती थी, तो वो भी काफी हेल्प करते थे सर। और थैंक यू, आपके थैंक जो मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते थे टाइम टू टाइम, उससे भी काफी हेल्प होता था कंटिन्यूटी मेंटेन करने में। जैसे ही डाउन जाते थे तो सर का वीडियो आ जाता था। जोर जोर से आ जाता था कि भैया सर आ गए, अब तो बिल्कुल डरना नहीं है और इस बार तो पार लगाना ही लगाना है। और बहुत ही अच्छी बात, एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या डर लग रहा था कि यार होगा या नहीं होगा? पिछली बार रैंक इतनी पीछे आई, भैया ने मना कर दिया, इस बार भी होगा या नहीं होगा? एक एग्जाम हॉल से पहले का फियर किस प्रकार से लगता है कि हाँ, वो डर के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, लगा तो था, मतलब मेरे को रात को भी नींद नहीं आई थी, पर मैंने वो चीज ज्यादा हावी नहीं होने दी। मैंने खुद को काम करने की कोशिश करी कि अगर मैं एंजाइटी लूंगी तो फिर गड़बड़ होनी तो पक्की ही है। तो मैंने खुद को काम किया, मैंने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी पेपर से पहले, कि बच्चे रजिस्टर खोल के बैठते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं किया, उससे मेरे को एंजाइटी ज्यादा होती है। तो वो तो मैंने अवॉइड किया, और मैं ये सोच के गई थी कि मैंने अपनी 100% मेहनत करी है। और जैसे जो जिन भगवान को मैं मानती हूँ तो उनका नाम लेके कि अब उनके हाथ में है जो भी होगा, मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया है, मतलब और मैं सोच के ऐसा बिल्कुल, ही गई थी। बिल्कुल, और टीएनसी की तरफ से भी आपको इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिल जाते हैं कि हाँ इस प्रकार से मेहनत की है, और पहले से ही पता लग जाता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो 100% एक रैंक लेके आएगा ही आएगा। टीएनसी की तरफ से भी आपको मैसेज आया होगा। यस सर, आपकी भी वीडियो आई थी सर। आपने भी बोला था कि मैं 2-2 बजे तक वीडियो बनाता हूँ। तो आपने ये बोला था कि जब आओगे तो सबसे पहले मैसेज भी मेरे को करना है, देख लो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो मैं यही सोच गई थी कि अगर हुआ तो सबसे पहले सर को बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल, आपने वो वादा, रात्रिचल वाला वादा निभाया है कि भैया रात्रिचल वाली टीम में शामिल है, और सबसे पहला मैसेज बेसब्री से जो इंतजार हो रहा है गुरु जी को, उसको जरूर जरूर इन्फॉर्म करना है, और बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं एक चीज और पूछा, बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा ये रहता है, बच्चे माइनस मार्किंग को लेके थोड़े से बहुत ज्यादा रहता है कि माइनस, हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है कि माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल करें, माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। तो मैं टॉपर्स के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है? सर, एक तो प्रैक्टिस है कि जब हम रोज पेपर देते हैं तो उससे माइनस मार्क हमें पता चल जाता है कि कितने हमारा सेफ जोन है, कितने क्वेश्चंस तक, और कितने हम रिस्क ले सकते हैं। प्लस एक प्री सेट करके नहीं जाना है कि 100 में से 100 करके आऊंगा आऊंगी, 90 क्वेश्चंस तो करके ही आने हैं। वहां पे जाके खुद सोचना है कि कैसा पेपर है, क्या है। वरना कई कई बार ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार बस 60 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 70 तक तो कर ही देती हूँ, 70 के 80 तक तो कर ही देती हूँ, तो उस वजह से भी नेगेटिव मार्किंग होती है सर। ओके, तोरा मारने वाली कहानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये हमेशा प्रैक्टिस से ही संभव है। कुछ कुछ बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर माइनस मार्किंग कंट्रोल करने का तरीका बता दो, तरीका बता दो। तो ये तरीका आप टॉपर्स के मुंह से सुन सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उतना ज्यादा माइनस मार्किंग का कंट्रोल। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, इस जर्नी के अंदर जो आपको इस सफलता तक लेके आई है, बहुत सारे बच्चे, मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे ग्रुपों को, मैसेज को पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें चलती है, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ये चीजें पढ़ लो। तो आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया? सर, मैं टेस्ट सीरीज तो डेली प्रैक्टिस करती थी, साथ में मैं पीआर यादव, टारगेट हाई और मोज भी करती थी। जो सॉन्डर्स है वो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर ली थी, और जो मुझे अलग दिखा था वो मैंने अपने नोट में नोट कर लिया था सर।
तो इसलिए मैंने ये 3 ही बुक्स करी थी रेफर। और मौसबी के तो मैंने अवधेश सर के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनसे ही मैंने नोट्स बना लिए थे। तो पहले वो नोट्स रिवाइज करती थी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और सर प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि जब प्री हो गया था उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर तीनों बुक्स कंप्लीट कर दी थी सर। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज करनी थी। सारे। बहुत ही जबरदस्त। ये सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस से ही संभव है, और कोई भी। अवधेश सर के बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी, बहुत सारे बच्चों को मैं जब एडवांस सीरीज जो मैं बताता हूँ कि एडवांस सीरीज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री जरूर हम दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त उसमें कंटेंट है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर बहुत अच्छा कंटेंट है। और जो एमसीक्यूज होते हैं वो तो सर कराते ही हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बस प्लस पूरा टॉपिक और उससे और कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी सर सारे कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ सर। मैंने सारा नोट्स बनाए हैं, सारा जो भी सर ने बताया है उस सब के नोट्स बनाए हैं। बहुत ही और वही जबरदस्त। मैंने बार बार रिवाइज किया। अब एक धर्म संकट वाला क्वेश्चन है, और ये शायद बच्चों के लिए भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं, और मुझे बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अलग अलग लोग मिलते हैं। तो सर थ्योरी पढ़ लो, बस थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। क्या थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन संभव है? नहीं सर। सर ओके, दोनों थ्योरी। जरूरी है पर एमसीक्यू ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात बोली। और मैं इसी चीज को ये फोकस करना चाह रहा कि बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सब थ्योरी हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, बच्चे टॉपर्स भी होते हैं, क्लास के टॉपर्स बनते हैं, लेकिन जब वो एमसीक्यू में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उनको ये आंसर उनके लिए है कि थ्योरी से सिर्फ सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। थ्योरी के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपने तो ज्यादा प्रायोरिटी एमसीक्यू को दी है कि थ्योरी तो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा परफेक्टनेस आएगी। और एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी नए नए क्वेश्चंस का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही शानदार बातें बताई है। अब थोड़ा से ऐसे कड़वे सवाल है, और ये थोड़े थोड़ी चीजें। कितने घंटे टॉपर्स पढ़ता था दिन में? सर ऐसे काउंट तो नहीं किया है, पर मैं सुबह 6 बजे उठती थी और 12 बजे सोती थी। तो ओके, और मेरे को दिन में भी नींद नहीं आती, मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, तो मैं पढ़ती ही रहती थी, बीच में ब्रेक भी लेती थी। और ओके, मतलब। सर सुबह हाँ, हाँ। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का तो मेरा टाइम फिक्स था। 6 से 9 बजे तक मैं अपनी थ्योरी पढ़ती थी, फिर 9 बजे से मैं पेपर देती थी, मॉर्निंग वाला। उसके बाद फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी, 12 बजे फिर से पढ़ने बैठती थी, फिर मैं एमसीक्यू करती थी पूरा दिन। गुड, गुड, गुड। कभी कभी ऐसा फेज आता है, और हर बच्चे के साथ आता है, एंजाइटी वाला फेज, कि यार क्या करूं, कितना पढ़ रही हूँ, टीएनसी में आज मेरी रैंक पीछे आ गई है, आज मैं इतने बच्चों से पीछे हूँ। जैसे आपने बोला कि मैं 5,000वीं रैंक से मैं आगे धीरे 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 शुरुआत की थी। तो ये होता है ना कि एंजाइटी वाला फेज बीच में आता ही आता है, हर कंप्यूटर के बीच में आता है। उस समय अपने आप को कैसे संभालते थे कि हाँ, मैं वापस से तैयारी हो जाऊं और वापस से पढ़ने लग जाऊं? तो एक एंजाइटी वाले फेज में किस प्रकार से निकलते थे वो बताएं। सर एक तो आपकी वीडियोस आ जाती थी तो उससे भी काफी हेल्प होता था। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो रियल मोटिवेशन है वो हम खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं। जो फुल टाइम मोटिवेशन चलता है वो हमारा इनर मोटिवेशन होता है जो हमें कीप गोइंग रखता है। तो अपना खुद का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं तैयारी। अगर हमें पता है हमारा क्या टारगेट है तो उसके बारे में सोचो कि मुझे ये अचीव करना है, इसलिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ, और लगे रहो बस। और अगर ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो बुक साइड में रख दो, इतना खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। ऐसे ऐसे भी होता था कि मैं पूरा एक दिन भी अपने आप को रिलैक्स कर लेती थी, जिस दिन प्रोसीजर वाला पेपर होता था उस दिन मैं रेस्ट लेती थी सर। प्रोसीजर वाला पेपर सबके लिए हार्ड पेपर था, और अभी तो हमने खुद की हर एक टॉपिक कम से कम 20 एनक्लेक्स में से खुद के क्वेश्चंस, खुद की लैंग्वेज में क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। तो भैया, नए क्वेश्चन जब भी बच्चे को देखने को मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि रैंक तो नीचे जाती है, लेकिन सबकी जाती है, और उससे नई नई चीजें सीखने को मिलती है, हाँ और सर। बहुत सारी चीजें
नई नई चीजें आती है। उस दिन तो बड़ा गुस्सा आता होगा कि यार ये टीएनसी वाला कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले आते होता था सर। हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही होता शानदार, था। बहुत होता पर था सर वो लेकिन मैं टॉपिक वाइज ऐसे लिख लेती थी, जो एम प्रोसीजर वाले आते थे, तो मैं प्रोसीजर की हेडिंग डाल के और फिर उसके अंदर सारी चीजें लिखती थी जो मुझे नहीं पता है, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंटर्स में ऐसे करके लिखती थी सर। आजकल एम्स बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है और एम्स के माइंड को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। एम्स प्रोसीजर बेस्ड जाने लग गया है, प्रैक्टिकल बेस्ड जाने लग गया है, हाई लेवल्स के क्वेश्चंस पूछता है और इजी लेवल्स के भी क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त पेपर को शेयर करता है। इस बार पेपर जो एग्जाम में आया, थोड़ा पैटर्न भी अलग, क्वेश्चंस भी इस तरीके से क्रिएट किए गए, तो डर नहीं लगा एग्जाम हॉल में कि यार ये क्या हो रहा है, और ये ऐसे एक एंजाइटी? सर मेरे को तो आसान लगा था सर। बहुत ही सीधा एक आंसर दे दिया कि भाई सर मुझे तो टेंशन हुई नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मुझे तो बिल्कुल आसान सा लगा था। भले ही दुनिया कुछ भी बोले और लेकिन मुझे आसान लगा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बच्चों के माइंड में ये थोड़ी सी, मैं या इस इंटरव्यू का मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चों के मन में जो कंफ्यूजन रहते हैं उस कंफ्यूजन को सारे टॉपर्स के मुंह से क्लियर करेंगे तो बेस्ट रहता है। यूट्यूब की क्लासें कितनी देखा करते थे? सर मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में देखी थी और मुझे नहीं लगा कि मुझे उससे कुछ फायदा हुआ है, तो मैंने इस बार नहीं देखी सर। मैंने ओके, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ अवधेश सर की क्लासेस देखी हैं यूट्यूब पे, बाकी और कुछ नहीं देखा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता लग गया कि समय की बहुत बड़ी कीमत होती है, उस समय की कीमत को कंटिन्यूटी करना होता है, कंटेंट को कैसे ड्राइव करना होता है, वो आपने कंटिन्यूटी किया। रिजल्ट आया, रैंक आई, और रैंक आपके सामने जब पीडीएफ खोला तो क्या रिएक्शन रहा था नैन्सी का? सर मैंने नहीं देखा था, पापा का फोन आया था मेरे पास, तो उस समय मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैंने मम्मी को दे दिया कि आप बात कर लो। तो मैं दूसरे कमरे में आ गई, तब मम्मी ने एकदम से ऐसे ऊंची आवाज में बोला कि आ गया। तो मुझे लगा कि आना तो मेरा ही था रिजल्ट। मैं फिर वापस से भाग के गई हूँ कि मेरा रिजल्ट आ गया क्या। तो फिर ऐसे पता चला कि मम्मी बोली 18 रैंक आई है। तो फिर मुझे तो एक बार के लिए तो यकीन नहीं हुआ था, फिर मैंने खुद ही दोबारा सर्च करके देखा, फिर आपके पास मैसेज किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही हर बच्चों, क्या ऐसी फीलिंग थी कि यार सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन ये तो अब हर बच्चा सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना बड़ा अचीवमेंट 18 रैंक आ जाएगा, क्या पहले से प्री डिसाइड था माइंड में? नहीं सर, सोचा नहीं था। मतलब टीएनसी में रैंक आ जाती थी अच्छी, 5 भी आई है, 7 भी आई है। पर पेपर दे के आने के बाद सब ऐसे बोल रहे थे कि आसान आया था, आसान आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ही नहीं सबके लिए ही आसान था, तो हो सकता है कि सबका ही मेरे जितना अच्छा गया हो। तो उस वजह से मैं थोड़ी स्ट्रेस थी। मुझे और याद मुझे है ऐसा लग रहा आपका था कि मैसेज आया था, 500। मैसेज आपका मिला था कि सर कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी, मैंने कहा आपके लिए नहीं सबके लिए आई है। सारी हाँ चीजें सर। याद है मुझे। सर सब इजी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे जैसा सबका ही गया होगा। बहुत ही अच्छी बात है। जब आप टेस्ट देती थी तो फादर मदर का सपोर्ट किस प्रकार से रहता था, परिवार वालों का सपोर्ट किस प्रकार से रहता था? कि परिवार वाले बोलते थे कि हाँ बेटा तुम्हें बस, कैसी बार होता है ना कि बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे काम, घर वाले बोलते हैं बेटा आजा चल अब खाना बनाते हैं, और घर वालों का सपोर्ट किस प्रकार से हम्म। रहता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करें। सर पूरा पूरा सपोर्ट रहा है घर वालों का। मतलब मेरे फादर भी ऐसे चुपचाप ऐसे फ्रूट्स काट के रख जाते थे। ये भी नहीं बोलते थे कि खा ले, इतना ये सोचते थे कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए कि मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, चुपचाप ऐसे रख जाते थे। और मम्मी भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, सबने मुझे पूरा टाइम दिया है सर, मेरी दादी, पापा, सब ने। बिल्कुल, आज उन सक्सेस का क्रेडिट आपके फादर मदर दादा दादी, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, उन सबको टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं तब ये टॉपर्स निकल के आते हैं। और टीएनसी परिवार को, आपके फादर मदर जितने भी आपके साथ में जो रहते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बोलना है। बहुत ही अच्छी बात है।
और अब मैं आपसे एक लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये सजेशंस पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस समय, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली बार, इस बार भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, सीटें 1500 सीट्स आती है और बच्चे लगभग 75,000 के करीब बच्चे बैठते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, किसी भी कारण से रहे होंगे, तो उन बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहती है कि किस प्रकार से वो अब आगे कंटिन्यू करें? जिनका भी इस बार नहीं हुआ है, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने जो अभी तक तैयारी करी है, अगर आप छोड़ दोगे तो वो भी जीरो हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि ये दिन अगर दोबारा नहीं देखना है तो आज से ही दोबारा शुरू कर दो तैयारी। उसको और ऐड ऑन करो, उसको नेगेटिव नहीं जाने देना है। जो नॉलेज अभी है उसमें और ऐड ऑन करते जाओ। अभी से ही एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी मुझे पता है कि बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब फैमिली को भी बुरा लगता है, काफी सारी चीजें होती हैं। पर आपको खुद ही अपने अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा और अगली बार के लिए तैयारी करनी है और पूरा 100% देना है अपना। सारी चीजें छोड़ दो, फ्रेंड्स, आउटिंग, कहीं नहीं जाना, घर पे ही बैठे रहो, बस 6 महीने बहुत है। बहुत ही जबरदस्त आपने एक सजेशन दिया है कि ये दिन वापस से नहीं देखना पड़े, और जो फेलियर्स के दिन वापस से नहीं देखने पड़े, उसके लिए आपको कंटिन्यूटी के साथ लगातार फिर से लग जाना है और एक दिन भी मिस नहीं करना, और कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। 101% सफलता मिलती मिलती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त आज आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। और टीएनसी रैंकर्स बनने के बाद आपने जो रैंकर्स अपने मुंह से जब बच्चों को बताता है, तो बच्चों को बहुत ही वो लगता है कि हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मैं भी आने वाले समय में रैंकर्स बनूंगा। और आपके इस इंटरव्यू को देख के बहुत सारे बच्चे अभी इस समय लगन में लग गए कि हाँ, आने वाले समय में जिस प्रकार से नैन्सी ने इंटरव्यू किया, मुझे भी इंटरव्यू करना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोटिवेट हुए होंगे। और मैं यहाँ से टीएनसी परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके चाहने वाले को, जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है उसकी पूरी की पूरी टीम को, और जितने भी आपके प्रशंसक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप ऐसे ही अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, साथ ही साथ गुरुजनों का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।